तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नर्व इम्पल्स प्रोपागेशन, जो कि चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग का बॉडी कुदरत का बनाया हुआ एक अजूबा है, हम लोग ऑलरेडी जानते ही है। हाँ, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर द सुप्रीम ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लिविंग वर्ल्ड। तो जैसे हम लोग के घर में हम लोग इलेक्ट्रिक एप्लीसेंस को रन करवाने के लिए घर में वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग, बिजली का वायरिंग, ठीक उसी तरह से हम लोग के बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग रहता है, जिसको इलेक्ट्रिक वायरिंग जैसा सिमिलर काइंड ऑफ वायरिंग रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जिसका काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि ये दुनिया को समझना, परखना। ये दुनिया किस तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक एनवायरनमेंट है जो हम लोगों के बॉडी का बाहर है, एक एनवायरनमेंट है जो बॉडी के अंदर है। जैसे कि हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग को पता चल जाता है तुरंत कि स्टमक खाली हो चुका है, तो हम लोग को खाना खाने का ज़रूरत है। अब खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो पेट जब भर जाता है तुरंत हम लोग को सिग्नल पहुंच जाता है हम लोगों के ब्रेन के पास कि पेट भर चुका है, अब और नहीं खा पाएंगे, पेट एकदम भर चुका है। ठीक उसी तरह से एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हम लोगों के पास आते रहता है। मैं जो बात कर रहा हूँ अगर तुम लोगों को सुनाई दे रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पे मेरे माउथ से एक साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब ये जो साउंड वेव है ये एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। स्टिमुलस मतलब अगर मैं बात नहीं करूँगा तो इस एनवायरनमेंट में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे मैं साउंड वेव प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो एनवायरनमेंट में तुरंत एक चेंजेस आया है, एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो गया। सो दिस चेंजेस रीचिंग अप टू यू, ये चेंज तुम्हारे शरीर तक पहुंच रहा है। तुम्हारे शरीर में कान है जो कि ये स्टिमुलस को रिसीव करने का काम कर रहा है और तुम लोगों को चीज़ें सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो स्टिमुलस को रिसीव करना पड़ता है। अगर स्टिमुलस बॉडी रिसीव नहीं करेगा तो बॉडी उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में, उस चेंज के अगेंस्ट में कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। और अगर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा तो दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या नहीं चल रहा है, अगर कोई मतलब नहीं रहेगा बॉडी का तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लो कि ये जो दीवार है, ये जो बोर्ड है, ये एक बोर्ड नहीं, ये गर्म तवा है। अब मैं इस गर्म तवा में हाथ रख दिया तो मुझे अगर पता नहीं चलेगा, यहाँ से मुझे हाथ विड्रॉ कर लेना है तो मेरा हाथ जल जाएगा ना। तो इस चीज़ को हम लोगों को बताने के लिए हम लोग के अंदर ये नर्वस सिस्टम काम करते हैं। और नर्वस सिस्टम क्या बोला, एक इलेक्ट्रिक वायरिंग है जो कंटिन्यूअसली नर्व इम्पल्स को, यानी कि जो स्टिमुलस बॉडी रिसीव कर रहा है उस स्टिमुलस को बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि नर्व इम्पल्स होता क्या है। नर्व इम्पल्स, नर्व मतलब कि ये न्यूरल सिस्टम से इसका कनेक्शन है। इम्पल्स मतलब जो चल रहा है। ठीक है, इम्पल्स मतलब ऐसा एक एनर्जी है, ऐसा एक एक्शन है जो चल रहा है, विच इज़ इन मोशन। तो नर्व इम्पल्स को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में, थोड़ा सा सिनोनिमस लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल। नर्व इम्पल्स को हम लोग बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल। यानी कि हम लोगों के बॉडी में जो नियर अबाउट 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, हम लोग के बॉडी में जो 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन के अंदर से कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल फ्लो हो रहा है। वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल पे ये न्यूरॉन क्या है, हम लोग का बॉडी का कंडक्टर है, हम लोग के बॉडी के अंदर का इलेक्ट्रिक सर्किट का काम कर रहा है। अब ये न्यूरॉन के अंदर से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल फ्लो हो रहा है, यानी कि बहुत फ्लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स। उसको एक्शन पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? यहाँ पे ये जो न्यूरॉन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल फ्लो हो रहा है, इसके वजह है हम लोग के न्यूरॉन के अंदर बहुत छोटा छोटा लोकल सर्किट बन रहा है। यानी कि न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर, न्यूरॉन एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर छोटा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस के पास कैपेसिटी है कि वो चल सकता है। तो नर्व इम्पल्स क्या है या एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल के अंदर और सेल के बाहर क्रिएट हो रहा है और जिसके पास चलने का कैपेसिटी है। कहाँ से चलेगा? न्यूरॉन के अंदर से चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। तो ये चल सकता है तो इसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स प्रोपागेशन। प्रोपागेट करना मतलब चलना होता है। तो नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है जो चल रहा है, जिसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे एक न्यूरॉन का एक्सन ले लिए है।
ये मान लो कि इसी न्यूरॉन है, इसी न्यूरॉन का ये एक्शन है, ये एक्शन को हम लोग 3 स्टेप में स्टडी करेंगे। ये सेम एक्शन है, ठीक है, इसको मैं 3 बार ड्रॉ किया हूँ। तो अब देखेंगे नर्व इंपल्स प्रोपागेशन कौन सा स्टेप में होता है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट चले जाते हैं। तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि नर्व इंपल्स प्रोपागेशन 3 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है उसको बोला जाता है पोलराइजेशन स्टेप। दूसरा स्टेप है डीपोलराइजेशन। एंड थर्ड स्टेप इज रीपोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो कंटिन्यूअसली हम लोग के न्यूरॉन के अंदर ये 3 प्रोसेस चलते रहता है, ये तीनों कारनामा चलते रहता है, जिसके वजह से न्यूरॉन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस न्यूरॉन के एक्शन बराबर आगे की तरफ भागने लगता है। ठीक है, जिस चीज को हम लोग बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो पहले देखते हैं कि पोलराइजेशन स्टेज जो होता है उसमें होता क्या है। ठीक है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, उसके बाद रीपोलराइजेशन में क्या होगा। ओके, अब बात को ऐसे समझो कि जब हम लोग सैड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सैड रहेंगे तो चुपचाप बैठे रहेंगे, मुंह फुला के, किसी से बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक जगह में रेस्ट करना पसंद करेंगे। ठीक है, कि कोई हल्ला गुल्ला डिस्टर्ब बिल्कुल मुझे पसंद नहीं होगा जब हम लोग सैड रहेंगे। यानी कि हम लोग के अंदर तब क्या होता है, सैड रहने से अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ रहता है और बाहर दुनिया में पॉजिटिविटी है, हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो सैड रहने से जब हम लोग रेस्टिंग पोजिशन में रहेंगे सैड के वजह से, क्योंकि दुनिया से मिलना पसंद नहीं, तो अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ है, अब दुनिया में बहुत सारे पॉजिटिविटी है। ठीक है, अब जब हम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, मोटिवेशन मिल जाता है तो हम लोगों के बॉडी के अंदर, हम लोग के सोच में चेंज आता है। तो हम लोग के अंदर जो पॉजिटिविटी था उस चीज़ को हम लोग अंदर जो नेगेटिविटी था उस चीज़ को हम लोग पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सैड रहने से हम लोग के बॉडी के अंदर क्या रहता है, हम लोग के मन में क्या रहता है, नेगेटिविटी भरा हुआ रहता है, बाहर पॉजिटिविटी। अब जैसे मोटिवेशन मिल जाएगा तुरंत क्या होगा, अंदर पॉजिटिविटी हो जाएगा। हाँ, बाहर दुनिया में चाहे कुछ भी नेगेटिविटी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जाग उठेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, एक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों के जो न्यूरॉन्स है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, जिसको हम लोग पोलराइजेशन स्टेज बोलते हैं, उसको हम लोग रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। तो रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है और न्यूरॉन के बाहर जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव इन्वायरमेंट, न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ओके, अब न्यूरॉन के अंदर क्या है, एक सेल है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर जो चीज़ें होता है, एक्सोन के अंदर जो चीज़ें होता है, ये है एक्सोन का मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो एक्सोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं साइटोसोल। कोई इसको ICF भी बोल सकता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर एक्स्ट्रा, सेल के अंदर इंट्रा। ओके, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में फ्लूइड नेगेटिव रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है पोलराइजेशन स्टेज। तो पोलर का मतलब क्या होता है, एक साइड में पॉजिटिविटी, एक साइड में नेगेटिविटी। जैसे वो बैटरी आता है, सेल आता है, ठीक है, वो टॉर्च जलाने के लिए जो सेल इस्तेमाल करते हो, देखोगे सेल में एक साइड में पॉजिटिव लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ रहता है, एक साइड में नेगेटिव लिखा हुआ रहता है। तो एक पोलर सेल होता है वो एक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के रेस्टिंग कंडीशन में ये पोलराइजेशन स्टेज में, पोलराइजेशन स्टेज एक्चुअली क्या है, ये एक रेस्टिंग स्टेज है। अब ये रेस्टिंग स्टेज में बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे हम लोग, बाहर भी एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रोड अंदर बाहर लगा देंगे और दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे एक वोल्टामीटर के साथ।
ठीक है। तो कितना वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बाहर और अंदर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा दैट इज -70 मिली वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला है रेस्टिंग स्टेज में या पोलराइज स्टेज में, -70 मिली वोल्ट। इसको बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव, तो अंदर और बाहर का मतलब अंदर बाहर से कितना चार्ज कम होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अंदर और बाहर के बीच में, -70 मिली वोल्ट। यानी कि अंदर बाहर से -70 मिली वोल्ट चार्ज कम है। सेम इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो बाहर जो है, बाहर अंदर से +70 मिली वोल्ट चार्ज ज़्यादा है। ओके। अब जैसे ही स्टिमुलस मिला, अंदर पॉजिटिव नेगेटिविटी था, अब तुमको क्या मिला है, अब तुमको मिला है मोटिवेशन। तो न्यूरॉन्स को भी मोटिवेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, जैसे कि हम खड़े हुए थे तो मेरे आँख के सामने कोई अचानक टॉर्च ऑन कर दिया, तो जो टॉर्च से जो लाइट आएगा वो मेरे लिए, मेरे जो न्यूरॉन्स होगा उसके लिए एक स्टिमुलस का काम करेगा। मैं चुप था, मैं बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं जब बोलना स्टार्ट कर दिया और तुम्हारे कान के लिए क्या होगा, एक स्टिमुलस का काम करेगा। ठीक है, अब ये स्टिमुलस भी एक सर्टेन लिमिट के ऊपर होना चाहिए। अगर स्टिमुलस सर्टेन लिमिट के नीचे होगा, सुनाई दे रहा था, मैं बोल रहा था तुमको सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं जो स्टिमुलस रिलीज कर रहा था वो एक लिमिट से नीचे था। तो उस लिमिट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब स्टिमुलस को, मैं स्टिमुलस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अब तुम अगर उस स्टिमुलस को सुन पा रहे हो जो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है। ठीक है, अब जैसे कि होता है ना, देखो तुम चुपचाप खड़े थे, तुमको कोई मारा, कुछ फील नहीं हुआ, हल्का से टच किया, नहीं लगा। जोर से मारेगा तो तुमको तुरंत चिड़चिड़ा उठोगे, गुस्सा जाओगे। तो वो फोर्स जो अप्लाई किया गया तुम्हारे स्किन के ऊपर, जो इस फोर्स अप्लाई करने के बाद तुमको गुस्सा आया, तो फोर्स को बोला जाएगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड लिमिट। तो न्यूरॉन भी जग कब जा सकता है, कब एक्टिवेट हो जाएगा, जब न्यूरॉन को ऐसा स्टिमुलस मिलेगा, ये स्टिमुलस आ रहा है, जब ऐसा स्टिमुलस मिलेगा जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन को जगाने के लिए कितना स्टिमुलस चाहिए, इतना स्टिमुलस चाहिए जो कि न्यूरॉन के अंदर और बाहर का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि -70 मिली वोल्ट था, वो -70 से मिनिमम कम करके -60 मिली वोल्ट तक पहुंचा सके। ठीक है, -70 से कम करके -60 मिली वोल्ट तक पहुंचा सके। मिनिमम इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने लायक स्टिमुलस अगर आएगा तब भी न्यूरॉन जाग उठेगा। अब न्यूरॉन जाग जाएगा तो क्या होगा, -60 मिली वोल्ट से उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते रहेगा, यानी कि बाहर से अंदर अब पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्स होते जाएगा। जैसे न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कांप उठा, डिस्टॉर्टेड हो गया स्टिमुलस से, बाहर से अंदर पॉजिटिव आयन का एंट्री होगा। इस चीज़ को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है, आयन चैनल्स, लीकी चैनल्स, ये सब चैनल्स है, कैसे चार्ज का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है। तो क्या हुआ, स्टिमुलस मिलने से बाहर से अंदर पॉजिटिव आयन बढ़ता गया, पॉजिटिव आयन आता गया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस -60 मिली वोल्ट से बढ़ते बढ़ते बन जाता है -30 मिली वोल्ट, -60 से +30 मिली वोल्ट तक चला गया, +30 माइनस से प्लस चला गया। ठीक है, यानी कि अचानक ग्राफ ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस +30 तक भी जा सकता है, अब न्यूरॉन टू न्यूरॉन वाइज +35 +40 मिली वोल्ट तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्या बताए, जहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ पे स्टिमुलस उसको मिला, जहाँ पे उसको स्टिमुलस मिला, ठीक उसी जगह में, जैसे कि ए रीजन में उसको स्टिमुलस मिला, तो यहाँ से पॉजिटिव आयन अंदर चला आएगा और यहाँ पे जो नेगेटिविटी था वो बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जोन ए के लिए यहाँ पे पोलराइजेशन स्टेज में जो कंडीशन था उसका ऑपोजिट कंडीशन हो गया। इस चीज को हम लोग बोले डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन का ऑपोजिट। ओके, अब बाकी बी और सी और न्यूरॉन का तमाम जो पोर्शन है उसमें क्या रहेगा, उसमें अभी भी यही कंडीशन है, ये जो जगह है ये अभी भी सो रहा है, क्योंकि स्टिमुलस का असर अभी तक वहां पे पड़ा नहीं है। ठीक है, तो पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस -70 था, -70 मिली वोल्ट, वहाँ से बढ़ते बढ़ते क्या कहाँ पे चला गया, +30 मिली वोल्ट तक।
-70 से पहले -60 हुआ और -60 से बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल डिफरेंस चला गया +30 मिली वोल्ट तक। ठीक है, अब +30 मिली वोल्ट तक जैसे जाता है अब आयन का इन्फ्लक्स बंद हो जाता है। ठीक है, जो चैनल जो होता है चैनल बंद हो जाता है जिस चैनल से आयन का एंट्री हो रहा था। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुम्हारे पास एक सर्किट है, 2 इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड को अगर कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। इसी को एक सर्किट बोल सकते हैं। तो ठीक इसी तरह का एक सर्किट फॉर्म होता है कहाँ पे, ठीक इसी तरह का एक सर्किट फॉर्म होता है ये जोन में। ठीक है, ये ठीक इसी तरह से का एक सर्किट फॉर्म होता है ये जोन में। क्योंकि अब मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ, इधर एक पॉजिटिव एंड क्रिएट हुआ, इधर एक नेगेटिव एंड क्रिएट हुआ, तो इधर पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव एंड। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ मेम्ब्रेन के अंदर, इधर +30 इधर -70। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर, इस डायरेक्शन के इस डायरेक्शन की ओर, मतलब यानी कि ये डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लो क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो जोन है ये जोन अब आगे शिफ्ट करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये अंदर जो पॉजिटिव हो गया है ये ए जोन अब बी जोन, सी जोन, डी जोन होकर आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण यहाँ पे आगे की तरफ इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो स्टार्ट हुआ, जिस फ्लो को हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ये अब एक्शन में आ गया, चलना स्टार्ट किया। देखो यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, ए से बी में पहुंचेगा, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इन एक्शन। और एक्शन पोटेंशियल, एक्शन मतलब क्या है, मूव करना, काम करना। ओके, अब डिपोलराइजेशन के बाद हम लोग अब आएंगे थर्ड स्टेज, रिपोलराइजेशन। अब यहाँ का जो चीज़ था, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट बना, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, ये तो अब आगे पहुँच गया, बी में पहुँच गया। ठीक है, अब क्या हुआ, बी में पॉजिटिव अंदर हो गया और नेगेटिव बाहर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जगह का जो स्थिति है वो अब एक स्टेप आगे चल चुका है। तो ये जगह के साथ, ए के साथ क्या होगा, ए के साथ अब वही होगा जो पोलराइजेशन स्टेज में था। ए में फिर से अंदर नेगेटिविटी हो गया और बाहर पॉजिटिविटी हो गया। तो ये जो जोन है, ये जोन फिर से डिपोलराइज स्टेज से आ जाएगा पोलराइज स्टेज में। ठीक है, तो ये जो अगेन पोलराइज हुआ, सेकेंड बार पोलराइज हुआ, पहले तो एक बार पोलराइज था ही, तो सेकेंड बार जो पोलराइज हुआ, इस पोलराइजेशन को हम लोग बोलते हैं रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो ए में रिपोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन अब पोलराइजेशन कहाँ पे हुआ है, एक्चुअली डिपोलराइजेशन कहाँ पे हुआ है, डिपोलराइजेशन हो गया है बी में। अब सी देखो, सी यहाँ पे इंतजार कर रहा है माइनस आयन को लेके अंदर, बाहर प्लस आयन को लेके। सी इंतजार कर रहा है अंदर माइनस आयन को लेके, बाहर प्लस आयन को लेके। अब देखो यहाँ पे अब सेम फिनोमेना क्रिएट होगा, यहाँ पे अब सेम फिनोमेना क्रिएट होगा। अब मेम्ब्रेन के अंदर इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, सो अगेन इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल स्टार्ट हियर। एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर से इधर जनरेट हुआ और फिर से ये पोटेंशियल डिफरेंस आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से एक बार पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, हर एक जोन में ये तीनों फेनोमेना स्टेप बाय स्टेप होते रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि पोलराइजेशन स्टेज में एक न्यूरॉन का एक्शन किस तरह से दिखता है, डिपोलराइजेशन में क्या कंडीशन था, रिपोलराइजेशन में क्या कंडीशन था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो कि न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में कैपेबल है। अब कितना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है फॉर न्यूरॉन, जो स्टिमुलस न्यूरॉन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको -70 से बढ़ा के मिनिमम -60 मिली वोल्ट तक ले जा सकते हैं। तो ये +10 -70 से -60, ये जो +10 मिली वोल्ट का जो एक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, जो कि किसके वजह से हुआ है, ये स्टिमुलस की वजह से हुआ है। स्टिमुलस कैपेबल है तो ये स्टिमुलस कर पाया है, तो स्टिमुलस को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब देखो ये मेम्ब्रेन, ये जो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, ये मेनली एक्शन को दिखाया गया है। ये स्टिमुलस मिलने के बाद
एक साथ थ्रू आउट द मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन नहीं हुआ या रिपोलराइजेशन नहीं हुआ, स्टेप वाइज होगा, जोन वाइज होगा। जिस डायरेक्शन में पहले स्टिमुलस आएगा पहले उस जोन में डिपोलराइजेशन होगा, उसके बाद ये डिपोलराइजेशन जोन वाइज आगे बढ़ते जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्योंकि स्टिमुलस आने के बाद तुरंत थ्रू आउट द मेम्ब्रेन आयन चैनल्स ओपन नहीं होता है, एक एक करके आयन चैनल ओपन होते रहते हैं। यानी कि एक दरवाज़ा ओपन होता है, फिर उस दरवाजे को क्लोज करेगा, तब ये चीज़ आगे बढ़ पाएगा। फिर वहाँ पे दरवाज़ा ओपन होगा, फिर यहाँ पे दरवाज़ा क्लोज होगा, फिर वो चीज़ आगे बढ़ पाएगा। तो ये भी चीज़ एक याद रखना है कि नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे स्टिमुलस अराइव हो रहा है बस पहले वहाँ पे डिपोलराइज करेगा मेम्ब्रेन को, उसके बाद ये डिपोलराइजेशन आगे पोटेंशियल डिफरेंस को लेके आगे बढ़ता जाएगा। ओके, so okay students, so now we will see that what is the physiology behind the polarized stage, depolarized stage and repolarized stage. okay, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक न्यूरॉन का एक बेसिक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लिए है, ठीक है। और ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, ये वाला पोर्शन न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, यानी कि बेसिकली ये एक्सन है। तो ये एक्सन का मेम्ब्रेन एक्सोलेमा है और एक्सन के अंदर ये दिखाया गया है एक्सोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोसॉल भी बोल सकते हैं। सीआरटी में बोला गया साइटोसॉल, मेनली यहाँ पे जो लिक्विड में चीज़ें ट्रांसफर हो रहा है इसलिए लिक्विड को दिखाया जाएगा। वो एक्सोप्लाज्म में बाकी सारी चीज़ से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, जैसे कि एक्सोप्लाज्म में न्यूरोफाइब्रिल हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। तो मेनली यहाँ पे जो लिक्विड है जिसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं उस चीज़ से मतलब है, और इससे बाहर जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब इस मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम लोगों को एक्सोलेमा के ऊपर कुछ पंप और कुछ गेट्स के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे बन रहा है, यानी कि पोलराइज स्टेज में वो पोलराइज कैसे रह रहा है, यानी कि अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, जिसका वैल्यू था -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कर रहा है न्यूरॉन, ठीक है, वो देखेंगे। अब ये न्यूरॉन को कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला है, बेचारा सो रहा है। ये न्यूरॉन जो बेचारा है ये सो रहा है, ठीक है, ये बेचारा सो रहा है। बेचारा सो रहा है न्यूरॉन, ठीक है। तो इस समय बाहर अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस कौन बना रहा है? तो एक चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियरली बोला गया है जो हम लोग को याद रखना है, और जिस चीज़ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल कंडीशन में न्यूरॉन के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में या साइटोसोल में पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल कंडीशन में सेल के अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है और सेल के बाहर इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंदर सोडियम नहीं रहता है, अंदर कम सोडियम है और बाहर भी पोटेशियम रह सकता है, बाहर भी पोटेशियम कम है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम अंदर, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि बाहर ज़्यादा है। ओके ओके, तो फिर अंदर नेगेटिविटी कैसे बनेगा? इसके पीछे एक रीज़न है कि अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होता है, अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन हो सकता है पोटेशियम आयन के साथ, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ओके, अब ये भी मेन रीज़न नहीं है, मेन रीज़न के लिए हम लोगों को पंप और चैनल स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके पीछे एक पंप रिस्पॉन्सिबल है आयनिक एक्सचेंज करने के लिए। इस पंप को बोलते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम आयन ATPase पंप। यानी कि ये पंप जो है, ये पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेगा, यानी कि इसको ATP ब्रेक डाउन करने का जरूरत है, इसलिए इसके पास ATPase एंजाइम लगा हुआ है। ATP को तोड़ेगा, ATP को तोड़ के इसको जो एनर्जी मिलेगा, ATP को तोड़ के ये ADP बनाएगा और इसको जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी से ये करेगा क्या, बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ों को फेंकेगा। तो एक पंप क्या होता है, पंप का एक्टिविटी के लिए बहुत सारे गेट्स चाहिए होता है पंप के अंदर, और पंप को ATP चाहिए होता है। ओके, ये एक पंप के साथ एक चैनल का डिफरेंस, चैनल में कम गेट्स रहता है पंप के मुताबिक, और चैनल्स आर रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड पंप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे इस पंप को हम लोग नोकिया पंप बोलते हैं। इन आउट
के इन, सोडियम आउट पोटेशियम इन, यानी कि ये पंप क्या करते हैं, सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर लेके आता है। ये पंप सोडियम को बाहर फेंकता है, पोटेशियम को अंदर लेके आता है। अब देखो देखो देखो, यहाँ पे चीज़ याद रखना है, अंदर ऑलरेडी पोटेशियम ज़्यादा है, बाहर ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सोडियम आना चाहिए था हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, पोटेशियम जाना चाहिए था हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सोडियम का फ्लो, सोडियम का इनफ्लक्स होना चाहिए था, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। सोडियम, ये पंप सोडियम को भी बाहर फेंक रहा है, पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है, यानी कि जिस साइड में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में ला रहा है, ठीक है। लेकिन 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 ये दोनों काम जो ये कर रहा है एक जैसा नहीं कर रहा है। ये अगर 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, अगर 3 सोडियम को बाहर फेंकता है तो 2 ही पोटेशियम को अंदर लेके आ सकता है सोडियम पंप, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कर क्या रहा है, ये सोडियम पोटेशियम पंप 3 पॉजिटिव आयन को बाहर फेंक रहा है, 2 पॉजिटिव आयन को अंदर फेंक रहा है। 2 हाथ है उसके पास, एक हाथ से सोडियम को 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, दूसरे हाथ से 2 पोटेशियम को अंदर फेंक रहा है, ठीक है। तो +3 - +2 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट हो रहा है अंदर, ठीक है। तो ये पोटेशियम पंप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि सेल के अंदर ये नेगेटिविटी पैदा कर सकता है। कैसे, बाहर ज़्यादा पॉजिटिव आयन फेंक के, अंदर कम पॉजिटिव आयन फेंक के, ठीक है। लेकिन ये फिर भी ये अंदर का जो अंदर का जो नेगेटिविटी जनरेट करने के लिए फिर भी ये बस 30% रिस्पॉन्सिबल है। बाकी 70% कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे 2 पंप है, ये दोनों पंप का नाम है लीक पंप। लीक पंप, ये लीक पंप क्या करता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार काम करते हैं। अब ये लीक पंप क्या करते हैं, लीक पंप जो है ये सोडियम का लीक पंप है, ये पोटेशियम का लीक पंप है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्लियरली बोला गया है जो सेल मेम्ब्रेन का जो पंप होता है रेस्टिंग कंडीशन में, बेसिकली ये लीक पंप जो है, दिस इज मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड वेरी लेस परमेबल टू, नेग्लिजिबल परमेबल टू सोडियम। यानी कि अगर ये पंप करेगा क्या, बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम कम है, तो ये सोडियम को पैसिवली बाहर से अंदर लेके आ सकता है, ठीक है। और ये पोटेशियम लीक पंप क्या करते हैं, यानी कि हमेशा लीकेज होता रहता है यहाँ सोडियम और पोटेशियम का, तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो पोटेशियम लीकी पंप से पोटेशियम बाहर जा सकता है, ठीक है। तो पोटेशियम पंप पोटेशियम को बाहर फेंक रहा है लीक पंप, और सोडियम पंप सोडियम को अंदर फेंक रहा है। लेकिन क्या बोला कि पोटेशियम पंप ज़्यादा एक्टिव है, पोटेशियम पंप इज मोर न्यूमरस देन सोडियम पंप, यानी कि पोटेशियम पंप ज़्यादा है सोडियम पंप की तुलना में। तो मान लो कि ये अगर 10 पोटेशियम को बाहर फेंकता है, ये पोटेशियम पंप अगर 10 पोटेशियम को बाहर फेंकता है, तो ये सोडियम पंप बस 2 ही सोडियम को अंदर लेके आ सकता है, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेज में इतना ही होता है। तो रेस्टिंग स्टेज में ये नोकिया पंप काम कर रहा है, और सॉरी ये दोनों पंप बोला मैंने ना, तो ये दोनों एक्चुअली पंप नहीं है, चैनल है, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेज में ये लीक चैनल काम करते हैं, हाँ ये पंप नहीं, ये चैनल है, ये पैसिवली काम कर रहे हैं, ये एक्टिवली काम कर रहा था ये नोकिया पंप। तो नोकिया पंप कर क्या रहा है, 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, 2 सोडियम को अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो सोडियम चैनल जो 2 सोडियम को अंदर लेके आ रहा था, 2 4 इसी तरह से बार 2 4 6 8 10 इस तरह से सोडियम को अंदर लेके आते जाएगा, और ये जो नोकिया पंप है सोडियम को बाहर फेंकते जाएगा, ठीक है। और ये जो पोटेशियम लीक चैनल जो है, ये पोटेशियम को बाहर फेंकते जाएगा, हाई अमाउंट में पोटेशियम को बाहर फेंकते जा रहा है। उसी हिसाब से ये जो चैनल है सोडियम चैनल, कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट में सोडियम को अंदर लेके आ रहा है। तो नेट जो चार्ज में लेन देन चल रहा है, इनपुट आउटपुट चल रहा है चार्ज का, तो क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम आ रहा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है। यानी कि तुम 10 रुपये खर्चा कर रहे हो, तुमको आमदनी हो रहा है 2 रुपये, ठीक है। तो तुमको अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेल क्या कर रहा है, मैक्सिमम चार्ज लॉस कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, और मिनिमम चार्ज अंदर लेके आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो सेल के अंदर अल्टीमेटली एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है, जिसको बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि -70 मिलीवोल्ट है, ठीक है। अब जैसे ही उसको स्टिमुलस मिल गया, अब जैसे ही ये न्यूरॉन को स्टिमुलस मिल गया, ठीक है, अब क्या करेगा, ये स्टिमुलस पहले क्या करते हैं, पहले ये दोनों चैनल को एक्टिवेट कर देते हैं। ये दोनों चैनल किस तरह का चैनल है, इस दोनों चैनल को बोला जाता है मैकेनिकली
चैनल, मैकेनिकली चैनल, और ये लाइगेंड गेटेड चैनल भी हो सकता है। ठीक है, मानो कि जैसे कोई स्टिमुलस आया, ये क्या करेगा, ये दोनों चैनल में डिस्टॉर्शन का क्रिएट करेगा, ये दोनों चैनल में डिस्टॉर्शन का क्रिएट करेगा। ठीक है, अब ये दोनों चैनल में जैसे डिस्टॉर्शन क्रिएटेड होगा, ये जो सोडियम, ये सोडियम का मैकेनिकल चैनल है, सोडियम आयन का, ये पोटेशियम आयन का मैकेनिकल चैनल है। ठीक है, तो जैसे मेम्ब्रेन में स्टिमुलस की वजह से डिस्टॉर्शन का क्रिएशन होगा, ये सोडियम मैकेनिकल चैनल क्या करेगा, मिलियंस ऑफ सोडियम्स को अंदर की तरफ फेंकेगा, मिलियंस ऑफ सोडियम को अंदर की तरफ फेंकेगा, और ये पोटेशियम चैनल जो है, ये मिलियंस ऑफ पोटेशियम को बाहर की तरफ फेंक सकता है। ये डिपेंड करता है स्टिमुलस के ऊपर कौन किस तरह से एक्टिवेट होगा। तो ये मैकेनिकली चैनल या लाइगेंड गेटेड चैनल, ये डिपेंड करता है किस तरह का मैकेनिकल स्टिमुलस मिला है, स्टिमुलेटरी स्टिमुलस मिला है, पॉजिटिव स्टिमुलस मिला है कि इनहिबिटरी स्टिमुलस मिला है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके, बहुत सारे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके ये चैनल ओपन होता है। कौन चैनल, मैकेनिकली चैनल हो सकता है, और दूसरा हो सकता है लाइगैंड चैनल। ठीक है, तो ये चैनल क्या होता है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ चैनल जो है, ये मैकेनिकल, ये स्टिमुलस स्पेसिफिक होता है, या तो इसके पास लाइगैंड को रिसीव करने के लिए जगह होता है, रिसेप्टर होता है, जैसे कि कैल्शियम आयन से ये ओपन हो सकता है। ठीक है, कोई हार्मोन से ये ओपन हो सकता है, हाँ, जैसे कि एड्रेनालिन से ओपन हो सकता है, गाबा से ये ओपन हो सकता है। तो डिपेंड करेगा किस तरह का लाइगैंड इसके साथ आके जुड़ रहा है। तो अगर स्टिमुलेटरी लाइगैंड होगा तो ये सोडियम को अंदर फेंकेगा और पोटेशियम को बाहर फेंकेगा, और अगर इनहिबिटरी स्टिमुलस होगा तो कम सोडियम को अंदर फेंकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम को ये बाहर फेंकना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मैकेनिकली चैनल का बस इतना ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव स्टिमुलस है तो ये -70 मिलीवोल्ट जो है अंदर था पोटेंशियल डिफरेंस, उसको थोड़ा सा बढ़ा सकता है, यानी कि -70 से -68, -65 इस तरह से थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये -60 तक कैसे पहुंचेगा, -70 से +10 करना पड़ेगा, यानी कि 10 मिलीवोल्ट बढ़ाना पड़ेगा ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। तो अगर उतना स्ट्रॉन्ग लेवल का, थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर अगर स्टिमुलस आ जाता है तो तब क्या होता है, तब ये दोनों गेट ओपन होता है, तब ये दोनों गेट ओपन होता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 गेट रहता है, और ये जो चैनल है इसको बोला जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, ये यानी कि ये भी पैसिवली काम करेगा, ये भी पैसिवली काम करेगा, ये चैनल भी, वोल्टेज गेटेड चैनल भी पैसिवली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चैनल कैसे पैसिवली काम करेगा, जैसे स्टिमुलस इसको मिल गया है, जैसे इसको स्टिमुलस मिल गया है, स्टिमुलस अराइव हो चुका है, तो पहले क्या होता है, पहले ये सोडियम भाई साहब का चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम आयन का चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक गेट है, ये गेट खुल जाता है, जैसे वोल्टेज आ चुका है, स्टिमुलस वोल्टेज बढ़ा देगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जैसे बढ़ गया, -70 से वोल्टेज कहाँ पे तक आके पहुँचा, -60 मिलीवोल्ट तक पहुँच गया है, वोल्टेज बढ़ गया है। देखो वोल्टेज, अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर चला जा रहा है, तो जैसे थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे अब क्या होगा, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अपना ओपनिंग, अपना गेट ऑन कर देगा, गेट ऑन कर देगा, और बाहर जो सोडियम इंतज़ार कर रहा था, बाहर जो सोडियम इंतज़ार कर रहा था, मिलियंस बिलियंस ऑफ सोडियम इंतज़ार कर रहा था, वो सोडियम एक साथ सेल के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट करेगा। तो सेल के अंदर ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, तो सेल के अंदर सोडियम का ही बौछार होगा। ठीक है, सेल के अंदर सोडियम का बौछार होगा, तो बहुत सारे सोडियम आयन, बहुत सारे पॉजिटिव आयन का इनफ्लक्स हुआ। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इनफ्लक्स। ठीक है, जब आयनिक मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उस चीज़ को बोला जाता है इनफ्लक्स, अंदर की तरफ। ठीक है, तो सोडियम का जैसे ही इनफ्लक्स हुआ तो सेल के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो -60 से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, -60 से -50, -40, 0, उसके बाद +30 मिलीवोल्ट तक जाके पहुंच जाएगा। अब उसके ऊपर क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये 0.5 से 1 मिलीसेकंड तक ही ओपन रह सकता है, ज़्यादा देर तक ये ओपन नहीं रहेगा। ठीक है, इसका भी एक कैपेसिटी है। तो मान लो कि ये 0.5 सेकंड के बाद ये फिर से ये गेट, यहाँ पे जो गेट रहा है, अब नीचे वाला जो गेट है, ये गेट क्लोज कर देते हैं।
तो जैसे गेट क्लोज हो गया, इसके पास दो दो गेट रहता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो जैसे ये गेट क्लोज कर दिया क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स स्टॉप हो गया, सोडियम अब नहीं आ पाएगा, ठीक है, डिपोलराइजेशन स्टेज यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि प्लस 30 मिलीवोल्ट के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अब सोडियम नहीं आ पा रहा है, सोडियम जितना आ रहा था उतना ही वोल्टेज बढ़ रहा था ना। अब क्या होगा, जैसे ये सोडियम आयन बंद होता है भाई साहब अभी पोटेशियम जो चैनल है ये ओपन हो गया है, पोटेशियम चैनल ओपन हो गया है। अब ये पोटेशियम चैनल भाई साहब क्या करेगा, पोटेशियम ग्रेडियंट में काम करेगा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो ये मिलियंस बिलियंस ऑफ पोटेशियम को अंदर से बाहर की तरफ धकेल के फेंकेगा, तो पोटेशियम अब बाहर आते रहेगा, अब अंदर से बाहर अब पोटेशियम आयन का बौछार होगा। अब अंदर क्या होगा, अंदर अब पॉजिटिविटी घट रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब क्या होगा, डिपोलराइजेशन से इस जगह में फिर से रीपोलराइजेशन इनिशिएट होगा, -30 से फिर से पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, और कम होते होते पोटेंशियल डिफरेंस जाके पहुंच जाएगा फिर से -70 मिलीवोल्ट तक, जिसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। फिर से जैसे था अंदर माइनस बाहर प्लस। अब इन बीच में क्या हो गया था, अंदर प्लस हो गया था, बाहर माइनस हो गया था, लेकिन जैसे पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, अंदर का पॉजिटिविटी को कम कर दिया, ठीक है। तो अंदर फिर से -70 मिलीवोल्ट यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल में से ला जाएगा, जिस चीज़ को बुलाता है रीपोलराइजेशन, ठीक है। इवन अगर ज़्यादा आउटफ्लक्स हो गया पोटेशियम का, बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला गया, तब क्या होगा, तो इवन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है -70 से -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जा सकता है। इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन यानी कि कुछ ऐसा होता है, अगर इस चीज़ को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, ठीक है, दिस इज द टाइम, ये एक्सिस टाइम को डिनोट कर रहा है, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, और ये एक्सिस अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट, -60 मिलीवोल्ट, 0 मिलीवोल्ट, +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो अगर इसको एक्सिस वाइज प्लॉट करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में सेल क्या रहता है, नॉर्मल कंडीशन में सेल -70 मिलीवोल्ट में रहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे उसको ग्रेडेड पोटेंशियल मिलेगा, जैसे उसको ग्रेडेड पोटेंशियल मिल गया, ठीक है, यानी कि थ्रेशोल्ड लेवल का ग्रेडेड पोटेंशियल मिला, यानी कि इनिशियल जो पोटेंशियल है जो कि ये न्यूरॉन का डेंड्राइट में प्रोड्यूस होता है, उस तरह का पोटेंशियल को हम लोग एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे फॉर्म होता है, मेनली एक्सॉन में फॉर्म होता है, ठीक है, एक्सॉन में फॉर्म होता है एक्शन पोटेंशियल, और डेंड्राइट में फॉर्म होता है ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये ग्रेडेड पोटेंशियल थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर रहेगा तो चीज़ों को -70 मिलीवोल्ट तक लेके पहुंचा देता है न्यूरॉन के इंटरनल एनवायरनमेंट को। अब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा और एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस को +30 मिलीवोल्ट तक लेके पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से -60 से +30 तक एक्शन पोटेंशियल इसको हम लोग बोलेंगे। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन के लिए या डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। अब रिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जैसे पोटेशियम आयन बाहर फेंकेगा यानी कि आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होगा, फिर से मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है +30 से 0, -60, -70, ठीक है, इवन -70 से नीचे -90 तक जाके भी पहुंच सकता है, ठीक है। इसको बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन होता है -70 तक आएगा, तो अब -70 से भी नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो गया, तो उस कंडीशन को बोला जाता है रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन से फिर से -70 यानी कि हाइपर पोलराइजेशन से -70 मतलब हाइपर पोलराइजेशन से फिर से -70 तक पहुँचने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर से वो न्यू नर्व इम्पल्स जनरेशन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो यही है नर्व इम्पल्स प्रोपगेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। टेक्निकली
होता क्या है, कैसे चैनल पम्प्स ओपन होता है, कैसे कौन सा चैनल काम करते हैं, कौन सा टाइम में पोलराइजेशन में कौन सा चैनल काम करता है, डिपोलराइजेशन में कौन सा चैनल काम करता है, कब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, कब पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, ये सारे एक एक चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू गाइस।